पिछले क्लास में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में फेज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना, कि उसका इनिशियल फेज पता कर रहे थे क्वेश्चंस में कि कितना है ऑसिलेशन का, है ना। तो उसी में अब हम लोग आगे सीखने जा रहे हैं। एक तरह के क्वेश्चंस हैं कि जिसमें दो पार्टिकल्स हों, ऑसिलेट कर रहे हों, तो एक दूसरे के सबसे पास कब आएंगे या एक दूसरे से सबसे दूर कब जाएंगे ये पता करना होता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी देखते हैं हम कैसे है। देखो, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि ऑसिलेट कर रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, ठीक है। और इसके ठीक बगल में एक और पार्टिकल है, वो भी ऑसिलेट कर रहा है आगे पीछे, है ना। तो अगर दोनों इनिशियली जैसे t=0 पे जब देखा गया, जब से ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ, तो उस समय अगर दोनों एक ही आसपास थे, यहाँ पर थे, तो आगे के मोशन में भी ये आगे जा रहे थे, ये आगे जा रहे, साथ साथ जाएंगे। और गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम है ना। तो जितनी देर में ये एक चक्कर लगा के आएगा, ये भी एक चक्कर लगा के आएगा, ऐसा कुछ है ना। लेकिन ये भी हो सकता है कि जब देखना शुरू किया गया हो तो दोनों ठीक बगल बगल में ना रहे हों। पता चला कि जब देखना शुरू किए थे तो ये वाला यहाँ था t=0 पे, और ये यहाँ था, मतलब अब ये इधर आएगा और ये इधर आएंगे, पास आएंगे दोनों एक दूसरे के, है कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि फिर होता है कि कब मिलेंगे, है ना, कब एकदम पास आ जाएंगे, कब मिलेंगे, ये सब बातें करनी होती है। तो क्वेश्चन लिखते हैं एक बार, है ना। तो इन दोनों पार्टिकल्स का ऑसिलेशन हो रहा है, लिखा जाए द टू पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग विद सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब टाइम पीरियड सेम है ना। फ्रीक्वेंसी होता है F=1 टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी सेम कहने का मतलब टाइम पीरियड सेम। तो बोला है कि एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है। और मान लीजिए क्वेश्चन में दो तरह से होते हैं, कभी कभी कहता है बगल बगल एकदम है लाइंस इनका ऑसिलेशन का, कभी कभी कहता है कि एक ही लाइन पर दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ पे हो, इधर जा रहा हो, ये इधर से यहाँ लौट रहा हो, है ना, एक ही लाइन पे ऑसिलेशन हो रहा हो। दोनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, तो अभी तो हम लोग इनको ऐसे ले रहे हैं, ये मीन पोजीशन है, और t=0 पर जब देखा गया तो ये लोग कहाँ कहाँ थे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा। और फिर पूछा जाएगा कि ये लोग इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम कब होगा, है ना। लिखा जाए फाइंड टाइम आफ्टर विच सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स विल बी मिनिमम, है ना। फाइंड टाइम आफ्टर विच सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स विल बी मिनिमम इफ एट t=0। अब इस क्वेश्चन में पार्ट्स कर रहे हैं 1 2 3 4 करके ना। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखिएगा, वन ऑफ द पार्टिकल्स was at its positive extreme and the other one was at its mean position and was moving towards positive x, है ना। देखो क्या लिखे हम बता रहे हैं। कहा गया आपसे कि एक जो पार्टिकल था वो तो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, और दूसरा वाला जो पार्टिकल था वो अपने मीन पोजीशन पे था और पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा था, मतलब इधर जा रहा था, है ना। ये भी तो हो सकता था कि ये लौट के यहाँ पहुंचा हो और इधर जा रहा हो। नहीं, क्वेश्चन में बता दिया गया कि t=0 पे जब देखे तो ये यहाँ पर था और आगे जा रहा था, और दूसरा वाला तो यहाँ पर था, एक्सट्रीम पोजिशन पे था, मतलब रुका होगा वहां पे, फिर वापस लौटेगा यहाँ से, है कि नहीं। t=0 पे ऐसा सिचुएशन था, तो बताना है इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम कब होगा, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, देखो कैसे करते हैं। फेज वाली बात इसमें कहाँ यूज होती है, चलिए देखते हैं। हम लोग कह रहे थे ना कि सर्कल बना के एसएचएम के क्वेश्चंस सॉल्व किया जाएगा, तो पहले इसके करस्पॉन्डिंग सर्कल बना लिया जाए, है ना। तो ये जो एसएचएम वाला पार्टिकल है, ये वाला, उसके करस्पॉन्डिंग यूसीएम वाला पार्टिकल कहाँ होगा देखने जा रहे हैं। तो देखो, यहां से चल के यहां पहुंचा होगा यूसीएम वाला पार्टिकल, तब ना उसका परछाई यहां पहुंचा है, तो यूसीएम वाला पार्टिकल इसके करस्पॉन्डिंग यहीं पर होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो यूसीएम वाला पार्टिकल होगा वो अभी यहां होगा, ऐसे जा रहा होगा, ये भी ऐसे जा रहा होगा ना। इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इधर जा रहा होगा, और इस वाले के करस्पॉन्डिंग ये है जो इधर जा रहा है। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसका ये जो प्रोजेक्शन है वो आगे बढ़ेगा, और ये वाला पार्टिकल जैसे जैसे इधर आएगा तो इसका जो परछाई है वो वापस लौटेगा, तो ये दोनों मिलेंगे कहीं ना कहीं। सेपरेशन मिनिमम कितनी देर के बाद होगा ये पता करना है।
क्वेश्चन में जो गिवन है कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है और एम्पलीट्यूड सेम है ना। अच्छा, दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है लेटस से, है ना। तो देखो क्या होगा, ये भी ओमेगा से ऐसे जा रहा होगा यूसीएम वाला पार्टिकल, और ये भी ओमेगा से जा रहा होगा। अच्छा, एक बार दोनों सर्कल वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको अगर देखा जाए, इनके बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल, फेज डिफरेंस कितना है, π/2, है ना। और दोनों सेम ओमेगा से आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर दोनों सेम ओमेगा से यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये जितना एंगल आगे जाएगा ये उतना एंगल इधर भी आएगा, ऐसे बढ़ रहे होंगे। इनके बीच का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री रह जाएगा। देखो ऐसे जाएंगे तो जब ये यहां पहुंचेगा तो ये यहां पहुंचेगा, इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, नहीं ये ऐसे जा रहे होंगे, सही बात है कि नहीं। तो इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहने वाला है। और जिस समय ये दोनों प्रोजेक्शंस एक ही जगह जाने वाले होंगे ना, उस समय देखो ये मान लो यहां पहुंचा और ये वाला यहां पहुंचा, इनके बीच का जो एंगल है वो अभी भी 90 डिग्रीज है। और इनके प्रोजेक्शंस अगर एक ही जगह पे आ गए हैं, प्रोजेक्शन, दोनों के प्रोजेक्शन एक ही जगह पे आ गए, बेस दोनों का सेम हो गया, हाइपोटेन्यूज सेम है, मतलब ये एंगल सेम हो जाएंगे दोनों, ये दोनों, है ना। तो जिस समय इनके प्रोजेक्शंस को मिलना होगा उस समय ये सर्कल वाले पार्टिकल्स एक्स के अलोंग बराबर बराबर एंगल पे आ चुके होंगे। ये बात सही है ना। इनके बीच का टोटल एंगल होना चाहिए 90 और एक्स के अलोंग बराबर बराबर एंगल, मतलब ये भी 45 और ये भी 45 हो चुका होगा। अब वापस इस वाले को सोच रहे हैं, ये वाला जो पार्टिकल था जो यहां से यहां आया है, ये कितना एंगल घूम गया, यहां से यहां आया तो 45 डिग्री एंगल चल गया। तो 45 डिग्री एंगल चलने में उसको टाइम कितना लगेगा। तो अगर उसको टोटल टाइम कैपिटल टी लगता था, टाइम पीरियड अगर इसका इतना था, तो 45 डिग्री चलने में टाइम कितना लगेगा, कैपिटल T/8। सही बात है ना। 1/8 होता है ना, पूरे 360 डिग्री का 1/8 एंगल होता है 45। तो पूरा चलने में अगर टाइम t लगता था तो 1/8 चलने में T/8, है ना। ये इतना टाइम लगेगा, यही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। ये तो एक पहला पार्ट था, वो हम किए। आगे नेक्स्ट पार्ट आप करिएगा, इसी का सेकंड पार्ट, है ना। ये लिख रहे थे ना पार्ट्स में कि कौन कहां था, है ना। लिखिए सेकंड पार्ट में, लिखिए वन ऑफ द पार्टिकल was at its positive extreme and the other one was at its mean position and was moving towards negative x, है ना। तो इसके लिए अब आप सॉल्व करके एक बार देखिए, हम भी सॉल्व कर रहे हैं, सर्कल बना के करेंगे हम लोग। तो सर्कल बना दिए, इनमें से दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है यहां पर, जो SHM वाले पार्टिकल्स हैं, दूसरा पार्टिकल यहां पर है, ऐसे बना दे SHM वाले पार्टिकल्स को, और ये इधर जा रहा था, ठीक है। अब देखते हैं ये जिनके प्रोजेक्शंस हैं वो लोग कहां पर हैं, मतलब यूसीएम वाले पार्टिकल्स कहां पर हैं। तो ये जिसका प्रोजेक्शन है वो पार्टिकल जरूर यहां रहा होगा ना, ऐसे जा रहा होगा। अगर यहां होता, ऐसे जा रहा होता तो इसको आगे जाना चाहिए था, नहीं, जरूर ये यहां है और ऐसे जा रहा है, कुछ ओमेगा से जा रहा होगा। और ये जिसका प्रोजेक्शन है वो तो यहीं पर होगा और ऐसे जा रहा होगा, सेम ओमेगा से, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है दोनों का। तो इस समय इनके बीच का एंगल है कितना, देखा जाए। ये यहां पर है, ये यहां पर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, देखो, है कि नहीं। और आगे के मोशन में भी सिंस दोनों का ओमेगा सेम है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री ही रहेगा, सही है। अब इनके प्रोजेक्शंस, परछाइयां एक ही जगह पे कब आएंगी, जब एक्स एक्सिस के अबाउट ये दोनों पार्टिकल्स, ये और ये सिमेट्रिकल पोजीशंस पर आएंगे। ये रूल है ना। रूल ये हो गया कि प्रोजेक्शंस के बीच का सेपरेशन मिनिमम तब होता है जब सर्कल वाले पार्टिकल्स एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली पोजीशन हो जाए। अब जैसे ये दोनों ऐसे चल रहे हैं, ये इधर है इधर, ये लोग ऐसे घूमते 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 आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, एक समय में ऐसे आएंगे, फिर और आगे ऐसे आएंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट बराबर एंगल पर, ऐसा।
बोलो सही है ना? उसी समय उनके प्रोजेक्शंस के बीच का दूरी मिनिमम होगा। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं, एक्स के अबाउट, ऐसा, तब ना प्रोजेक्शन एक ही जगह पे आएंगे। तो चलो ये ऐसे घूमते हुए ये वाला अगर पार्टिकल 1 है तो 1 वाला पार्टिकल इधर पहुंचेगा, और ये अगर 2 है तो 2 वाला पार्टिकल इधर पहुंचेगा। घूमते घूमते इनके बीच का एंगल अभी भी 90 डिग्रीज, ये पूरा एंगल 90 डिग्रीज, और x के अबाउट सिमेट्रिकल, मतलब ये 45 और ये 45 है ना। अच्छा 2 वाला पार्टिकल देखो यहां से चलना शुरू किया और यहां तक आ गया, कितना एंगल घूम गया। तो यहां से ये तो 90 है ही, और ये 45, 90 प्लस 45 मतलब कितना, π/2 प्लस π/4, 3π/4, 3π/4 एंगल यहां से यहां तक चल गया। 2 वाला पार्टिकल यहां से यहां आ गया, तो 2π एंगल चलने में इतना समय लगता है अगर यूनिटरी मेथड, तो 3π/4 एंगल चलने में टाइम कितना लगेगा, कितना लगेगा यूनिटरी मेथड से, t/2π इंटू 3π/4, मतलब कितना, 3/8t, ये आंसर हो जाएगा 3/8t, है ना। 2 हुए, अभी और करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन इसी तरह के करने जा रहे हैं। देखिए जरा अपने से अब ट्राई करिए। इसका थर्ड पार्ट है ना, अलग अलग पोजीशंस बता रहे हैं हम दोनों पार्टिकल्स की। लिखा जाए t=0, लिख चुके हैं हम लोग क्वेश्चन में कि t=0 पर कहां कहां थे, अब लिखने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में लिखिए, वन ऑफ द पार्टिकल्स वाज एट x = a/2, एम्पलीट्यूड का आधा, प्लस a/2 है ना, वाज एट x = प्लस a/2 and was moving away from origin, ठीक है, and the other one was at its negative extreme, ठीक है। 2 हो गए। चलिए, तो कहा गया कि एक पार्टिकल जो है वो x = a/2 पे है and was moving away from origin, ओरिजिन से दूर भाग रहा था, ये ओरिजिन है, यहां पर था प्लस a/2 पे, ऐसे बना दें स्क्वायर, और इधर जा रहा था, इधर की तरफ, है ना। दूसरा तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे था, यहां पर था। तो जो एक्सट्रीम पर होता है उस समय के लिए मोमेंटरीली वो रेस्ट पे होता है कि नहीं। चलिए 2 पार्टिकल्स हो गए, और पता करना है कितनी देर के बाद ये लोग मिलेंगे। तो अब सर्कल पे आते हैं पहले। तो ये जिसका प्रोजेक्शन है वो कहां पर होगा, वो यहां पर होगा और ऐसे जा रहा होगा, है ना। और ये जिसका प्रोजेक्शन है वो यहीं पर होगा और ऐसे जा रहा होगा, ठीक है कि नहीं। इनके बीच का एंगल पता कर लेते हैं कितना है। तो देखो ये है a/2 और ये है रेडियस a, मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री होता है ना 1/2। अब ये 60 है तो मतलब ये वाला एंगल 120 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल, सर्कल वाले दोनों पार्टिकल जो है ना, उनके बीच का एंगल है 120 डिग्रीज। चलिए, तो क्या होगा आगे, अब इनके बीच का एंगल मेंटेन रहेगा ना, 120 ही रहेगा, ऐसे है तो 120 ही रहेगा, और ये लोग ऐसे 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 घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे। एक समय में आएगा कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे, फिर और समय और आगे और आगे होंगे, एक समय आएगा कि x के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जिस समय ये लोग x के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे उस समय का डायग्राम एक अलग डायग्राम में बना दे, नहीं तो इसी में बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी इसी में। तो जिस समय ये लोग x के अबाउट सिमेट्रिकल पहुंचेंगे उस समय कैसा कैसा होगा, देखो ये इधर और ये इधर, x के अबाउट सिमेट्रिकल मतलब ये एंगल बराबर। ये कौन सा है, ये वाला। अगर ये पार्टिकल 1 है तो ये 1 यहां पर है, अगर ये पार्टिकल 2 है तो 2 यहां पर है ना। तो तब इनका प्रोजेक्शन एक ही जगह पे आएगा। अच्छा ये एंगल बराबर है ना, इनके बीच का टोटल एंगल होना कितना चाहिए, 120 डिग्री, और ये एंगल बराबर बराबर मतलब कितना कितना, 60 डिग्री और 60 डिग्री, सही बात है। चलिए, तो टाइम कितना लगा। अच्छा 1 वाला यहां से चला और यहां पहुंचा,
कितना एंगल चला, ये कितना है, ये जरूर ये पूरा एंगल 120 होगा ना, तब ये 60 है, तो ये 120 डिग्री से घूम गया। 120 डिग्री से घूमा है मतलब पूरे 360 का 1/3 घूम गया। तो इसको टाइम कितना लगा होगा, टोटल टाइम का 1/3। 360 डिग्री घूमने में इतना समय लगता है, तो 120 घूमने में कितना समय लगेगा, इतना। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए और करते हैं। एक और करेंगे, लास्ट है ना। लिखा जाए वन ऑफ द पार्टिकल्स वॉज एट x = a/2 एंड वॉज मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन, है ना। द अदर पार्टिकल वॉज एट x = -a/2 एंड वॉज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया। चलिए एक बार सॉल्व करके देखिए, हम भी करते हैं। एक यहां पर था +a/2 पे और इधर जा रहा था, एक -a/2 पे था और अवे फ्रॉम ओरिजिन, है ना। ये डिस्टेंस भी a/2 और ये डिस्टेंस भी a/2, +a/2 पे ये, -a/2 पे ये। सेपरेशन मिनिमम कब होगा बताना है, और सेपरेशन मिनिमम कब होता है, जब दोनों सर्कल वाले पार्टिकल्स जो हैं वो x के अबाउट सिमेट्रिकल पोजीशन पे आएंगे। तो ये जिसका परछाई है वो वाला पार्टिकल यहां पर होगा, ऐसे जा रहा होगा, देखो, है ना। और ये जिसकी परछाई है वो यहां पर होगा, ऐसे जा रहा होगा, है ना। अब ये जो सर्कल वाले पार्टिकल्स हैं उनके बीच का एंगल पता करने जा रहे हैं। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री ना। ये a/2, ये a, तो cos 60 = 1/2। ये एंगल 60, ये कितना 60, तो इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। अब इनके बीच का एंगल हमेशा 60 डिग्री ही मेंटेन रहेगा, ऐसे चलेंगे ये लोग, और कुछ समय बाद x के अबाउट सिमेट्रिकल पोजीशन पे आ जाएंगे, ऐसे और ऐसे, है ना। अब अगर ये 1 वाला पार्टिकल है तो 1 वाला इधर आ जाएगा घूम के, और 2 वाला यहां पहुंचेगा, ठीक है। इनके बीच का एंगल 60 रहना चाहिए टोटल। ऑल्सो x के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये 30 और ये 30, है ना। चलिए अब देखते हैं कौन कितना चला। अब जैसे ये 2 वाला है, इसको लेके अगर चले तो ये पहले था y से 30 डिग्री पीछे, मतलब कि इधर कहीं, है ना, यहाँ y से 30 डिग्री पीछे था, और अभी कहाँ है, y से 60 डिग्री आगे, ये 60 है। तो 2 वाला पार्टिकल कितना एंगल से चला गया, 30 + 60 मतलब 90 डिग्री घूम गया, है ना। यहां से चलना शुरू किया, तो ये 30 है ना, ये चीज इतना, तो y से 30 पीछे था और y से 60 आगे पहुंच गया है, मतलब यहां से 90 डिग्री चल चुका है। तो 90 डिग्री चलने में इसको टाइम कितना लगा होगा, तो टोटल टाइम का 1/4 नहीं, 360 डिग्री चलने में T टाइम लगता है अगर, तो 90 डिग्री चलने में T/4, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे हम लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। और सर्कल वाले तरीके से हम लोग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एसएचएम के पता करते हैं, जिसमें फेज वगैरह या टाइम वगैरह की बात करनी होती है कि कब कहाँ पहुंचा, है ना। वो सारे क्वेश्चंस हम लोग सर्कल वाले तरीके से ही करते हैं। अब जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और इसकी एसएचएम का टाइम पीरियड है T = 0 पर ये यहां पर था, तो कहां, जैसे बता दिया जाए कि उस लोकेशन पर कब पहुंचेगा, किस समय पर पहुंचेगा। तो एक तो तरीका ये हो सकता था कि पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा जाए, और फिर उसके बाद टाइम पता किया जाए, उस पोजीशन पर कब किस टाइम पर पहुंचा सॉल्व किया जाए, इक्वेशन सॉल्व करके पता किया जाए। लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। अगर सर्कल वाली बात से करें तो हम करके दिखाते हैं, देखो कैसे। मान लो कि इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि
t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था, लिखा जाए द पार्टिकल वॉज एट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज कैपिटल T। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया है। फाइंड टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल विल रीच x इक्वल टू लेट अस से a/2 फॉर द फर्स्ट टाइम। यहां से देखना शुरू किए तो x इक्वल टू a/2 पे पहली बार कब पहुंचेगा, क्योंकि बार बार वहां पे पहुंचना होगा। मान लो x इक्वल टू a यहां पर है, x इक्वल टू a/2 यहां पर है, तो बार बार यहां पहुंचेगा ना इस जगह पे, नहीं, पहली बार कब पहुंचेगा। तो कैसे बताएंगे, तो सर्कल से करेंगे। देखो बड़े आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। देखो क्या करें, सर्कल बना दिए, पहले ठीक से बना दे। यहां से चलना शुरू किया, ये यहां कब पहुंचेगा ये पता करना था। टाइम पीरियड इज कैपिटल T। x इक्वल टू a/2 पे कब पहुंचेगा, ये x इक्वल टू a है। तो देखो कैसे कर रहे हैं, सर्कल देखेंगे तो ये जो है इसकी परछाई है। यूसीएम वाला पार्टिकल यहां पर था t इक्वल टू 0 पर, इसका क्वेश्चन में बोला है। तो यहां कब पहुंचेगा, मतलब यहां से यहां कितनी देर में आएगा। तो क्या करें, ऐसे बना दे, कितना एंगल से घुमा, पहले ये एंगल कितना है 60 डिग्री ना, ये a/2 ये a, तो cos 60 1/2, ये 60 तो 30 हुआ। मतलब पूछा जा रहा है कि 30 डिग्री घूमने में टाइम कितना लगेगा, है ना। हो गया, बड़े आसान होते हैं सर क्वेश्चन। तो कोई कहे कि 30 डिग्री घूमने में टाइम कितना लगता है, t/12, नहीं 360 डिग्रीज घूमने में अगर t टाइम लगा तो 30 डिग्रीज घूमने में t/360 इंटू 30, यही तो होगा ना, t/12, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए और देखा गया, और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इसमें। अच्छा, स्कूल में क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के कि इक्वेशन लिखा रहता है, बोलता है कि मोशन का इक्वेशन x वर्सेस टाइम ऐसा कुछ है अगर, तो बताइए इक्वेशन देख के कि ये मोशन SHM है कि नहीं, और अगर SHM है तो उसका टाइम पीरियड कितना है ना, ये क्वेश्चन होता है। अब जैसे कि लिख दीजिए, फाइंड आउट वेदर फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट SHM और नॉट, फुल स्टॉप। चलिए टाइम पीरियड भी पता कर लेंगे, पहले देखते हैं। मान लो कि इक्वेशंस कुछ इस तरह के हैं, x इक्वल टू अच्छा a साइन ओमेगा t, ये तो होता ही है ना, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, a साइन ओमेगा t प्लस 5 होता था, तो ये तो है ही। x इक्वल टू अगर लिखा हो a कॉस ओमेगा t, या लिखा हो x इक्वल टू सम a इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t, या लिखा हो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस समथिंग, कोई चीज मान लो c, कोई कांस्टेंट, है ना। इस तरह के कुछ इक्वेशंस हैं। या एक और लिख दे रहे हैं 5 x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t, है ना। हम क्या करेंगे, पता करने जा रहे हैं कि ये SHM के इक्वेशंस हैं कि नहीं, और अगर हैं तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है। अब जैसे ये तो है ही, है ना, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो ये है SHM और टाइम पीरियड है इसका 2π/ओमेगा। ओमेगा जो ये ओमेगा है यही वाला, है ना, हो गया। अब जैसे लिखा हो a साइन 2t, तो ये 2π/2 हो जाएगा, है ना। ओमेगा जितना है उसका पुट कर दीजिए। अब इसको देखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू a cos ओमेगा t को हम लिख सकते हैं a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस π/2, है ना। तो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये हो गया। ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये भी मिल गया, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ये फाइव हो गया, है ना। तो इसमें टाइम, ये भी SHM है, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना है, तो यही ओमेगा है 2π/ओमेगा। तो जितना लिखा होगा वहां पे वो चीज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये वाला a साइन स्क्वायर ओमेगा t, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू
इसको हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं बार बार ना कि उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। स्टैंडर्ड जो है ना हम लोगों का जनरल इक्वेशन ऑफ SHM x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, उस तरह से ला सकते हैं कि नहीं। तो अब जैसे इसमें होगा x इक्वल टू a बाई 2 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर ओमेगा t, ऐसा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। 2 sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू a बाई 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब 2 ओमेगा t, है ना। ठीक है, ये हो गया। और आगे लिखते हैं इसको, दिस इंप्लाइज दैट, इसी के नीचे लिख दें, इधर लिख दे, चलो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से देखो क्या कर रहे हैं, ये चीज को ना a बाई 2 को अंदर ले गए, दोनों के साथ प्रोडक्ट कर दिए, फिर x माइनस a बाई 2 कर लिए, x माइनस a बाई 2 लेफ्ट साइड में कर लिए, और राइट साइड में हो गया माइनस ऑफ a बाई 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। देखो ठीक है ना, a बाई 2 को दोनों के अंदर ले गए तो माइनस a बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी राइट साइड में हो गया, और एक a बाई 2 को इधर लिया, x माइनस a बाई 2 हो गया। इसको और आगे लिख रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस a बाई 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी को अब हम साइन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो माइनस ऑफ a बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसा हो गया। और ये माइनस को भी हटा देते हैं, अंदर ले जाते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू a बाई 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 तो था ही, प्लस पाई, है ना, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो ये माइनस को हटाने का क्या तरीका, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस वाली बात हो जाएगी। तो फाइनली देखो क्या इक्वेशन बना, दिस इज इक्वल टू क्या, मतलब क्या बना ये है x माइनस a बाई 2, मतलब एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है, बस क्या है, ओरिजिन से नहीं लिखा है, कहां से, a बाई 2 से डिस्प्लेसमेंट लिखा है, नहीं, x माइनस a बाई 2 मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a बाई 2, x में से a बाई 2 घटाया गया, तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x लिखा हुआ है, और राइट साइड में लिखा हुआ है सम कांस्टेंट a बाई 2 जो है वो कोई कांस्टेंट ही है ना, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2, है ना। तो ये फाई हो गया, ओमेगा नहीं था, ये 2 ओमेगा था, सॉरी, इसको ठीक कर ले, यहां पर 2 था ना, 2 था, और यहां पर भी 2 है, और यहां पर भी 2 है ना, ठीक है। तो साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2, तो ये इनिशियल फेज हो गया 3 पाई बाई 2। और कोई पूछे कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो यहां देखो t के साथ में जो लिखा है वो 2 ओमेगा लिखा है, इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है यहां पर जो लिखा हुआ है इसमें, है ना। t के साथ जो लिखा रहता है वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, तो t के साथ 2 ओमेगा लिखा हुआ है, तो 2 ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई 2 ओमेगा। अब जैसे अगर यहां पर कोई लिखा, मान लो 3 लिखा होता है यहाँ पे, साइन स्क्वायर 3t, तो फिर यहां पर कितना आता, 6t आता, 2 ओमेगा ना, 6t आ जाता, तो टाइम पीरियड कितना होता, 2 पाई बाई 6, है ना, t के साथ जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो टाइम पीरियड यहाँ पे है 2 पाई बाई 2 ओमेगा, ओमेगा का जो भी वैल्यू वहां लिखा रहेगा उसको यहाँ पुट करेंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ। नेक्स्ट ये तो ठीक ही है, बस इसको इधर ले जाना है, तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस सी लेफ्ट साइड में हुआ इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये तो यही चीज होगी ना, जैसे अभी यहां पे हम लोग कर रहे थे, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है x माइनस सी, कहां से, c से। तो कोई कहे कि इस अगर ऐसे लिखा है इक्वेशन तो मीन पोजीशन कहां पे है, तो मीन पोजीशन है x इक्वल टू सी, है कि नहीं, x इक्वल टू सी से कितना आगे है वो लिखा है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है। तो कोई कहे मीन पोजीशन कहां, x इक्वल टू सी है मीन पोजीशन, जहां डिस्प्लेसमेंट 0 हो, और टाइम पीरियड क्या है, कितना है इसका, तो 2 पाई बाई ओमेगा, सॉरी, ये हो गया। नेक्स्ट इसमें आते हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो x इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी को ना ऊपर और नीचे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैथ में ऐसे आप लोगों को कराया जाता होगा। हम नीचे इसके लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो ये हो जाता है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी एक्स इज इक्वल टू, है ना, ऐसा हो जाता है। ठीक है, फिर ये चीज़ जो है ना, कोई एक एंगल ले लेंगे, जैसे मान लो फाई ले लिए, लेटस से कि एक एंगल है फाई सच दैट tan फाई इज b बाई ए, है ना। तो cos फाई कितना होगा, a बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और sin फाई कितना होगा, b बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर है ना a बाई, ये चीज़ cos फाई हो गया और ये चीज़ sin फाई हो गया। तो क्या बना इक्वेशन, x इज इक्वल टू, ये तो है ही अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसको साइन ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। तो कोई कहे कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई का एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, तो वो तो ओमेगा ही है। कोई का इनिशियल फेज कितना है, तो tan इनवर्स ऑफ b बाई ए, इनिशियल फेज यहां से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। टाइम पीरियड कितना है, तो 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो एक्चुअली ये सब जो लिखे हैं ना, ये सब इक्वेशंस जो हैं, ये सब SHM के ही हैं। देखो सॉल्व करके SHM ही मिला है सब में, और सब में कुछ ना कुछ टाइम पीरियड लिख दिए। तो स्कूल में इस तरह के इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हम लोग अब सीखने जा रहे हैं कि वेलोसिटी में और एक्स में, एक्सेलरेशन में और एक्स में, इनमें आपस में क्या रिलेशन है ना। अभी तक हम लोग क्या सीखे, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, या ऐसे बोले डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अभी तक तो ये सीखे हम लोग कि जनरल इक्वेशन कैसा होता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब सीखने जा रहे हैं v में और x में क्या रिलेशन है, और a में और x में क्या रिलेशन है, और इनका वेरिएशन कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे वैरी कर रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सब, है ना। चलिए देखते हैं, एक हेडिंग डाल दीजिए, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखिए सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये जनरल इक्वेशन था SHM का, है ना। इसको हम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी पता कर सकते हैं। तो वेलोसिटी विल बी, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो a इंटू साइन का कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और फिर चेन रूल करना पड़ेगा ना, ये एक फंक्शन है फिर उसका साइन लिया गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन जब होता है तो चेन रूल लगाते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा और प्लस फाई का डिफरेंशिएशन 0। तो क्या हो जाएगा, a और एक ओमेगा भी आएगा चेन रूल लगाने के बाद, और कॉस, है ना, ये चीज साइन ओमेगा टी प्लस फाई का कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और ओमेगा टी प्लस फाई का ओमेगा। तो ये हुआ वेलोसिटी। ये तो टाइम के फंक्शन में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि इस वेलोसिटी को एक्स के फंक्शन में लिखें। तो देखो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई लिखा हुआ है। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, ये चीज।
दिस इज इक्वल टू ए ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5. साइन ओमेगा टी प्लस 5 इज एक्स बाई ए, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना. तो अब ए को भी अंदर ले जा रहे हैं. दिस इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट, तो यहाँ आके हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर. तो वेलोसिटी एक्स के साथ ऐसे वेरी कर रही होती है ना. चलिए, तो ये हो गया. अच्छा, एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब ओरिजिन से जैसे जैसे, ओरिजिन नहीं बोले और अच्छे से बोले तो मीन पोजीशन से जैसे जैसे दूर जाएगा पार्टिकल, एक्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. तो ये चीज, ये माइनस में है ना, ये ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता है. जैसे जैसे पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जाता है, उसका स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता है. दूसरा, जब ये ए हो जाएगा, मतलब कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, प्लस ए या माइनस ए दोनों, तो ये चीज जीरो हो जाएगा. मतलब स्पीड जीरो हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगा पार्टिकल. एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है. मीन पोजीशन से जैसे जैसे दूर जाता है स्पीड कम होती है. तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे होगी फिर? मीन पोजीशन पे. मीन पोजीशन मतलब एक्स इक्वल टू जीरो. ये एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना फ्रॉम मीन पोजीशन. तो ये जीरो पुट कर दे तो कितना आया? ए स्क्वायर का अंडर रूट ए इंटू ओमेगा. तो मीन पोजीशन पे स्पीड सबसे ज्यादा होती है और कितने होती है? ए ओमेगा. तो ये कुछ बातें हैं वेलोसिटी के वेरिएशन के बारे में जो हम लोग इसी के नीचे लिख दिया जाएगा. नीचे नोट करके लिखिए. नोट करके पहला पॉइंट, एज पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम मीन पोजीशन इट्स स्पीड डिक्रीजेज. पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट लिखिए, स्पीड इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशंस. 2 पॉइंट्स हो गए. तीसरा लिखिए, स्पीड इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, और ब्रैकेट में लिख दीजिए इक्वल टू ए ओमेगा, है ना. मीन पोजीशन पे स्पीड सबसे ज्यादा होती है और कितनी होती है? ए ओमेगा होती है. हो गया. ये वेलोसिटी का वेरिएशन है एक्स के साथ. अब एक्सेलरेशन का वेरिएशन लिखने जा रहे हैं एक्स के साथ. देखो, एक काम तो ऐसा कर सकते थे, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर लें, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो करेंगे तो एक और ओमेगा बाहर आ जाएगा, और एक कॉस का डिफरेंशिएशन है तो माइनस भी बाहर आ जाएगा. माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 ऐसा आएगा. साइन ओमेगा टी प्लस 5 को एक्स बाई ए पुट करेंगे तो फाइनली हमको पहले से पता है कि क्या आंसर आएगा. क्यों? क्योंकि बताओ ये इतना आना चाहिए कि नहीं, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स. यही तो आएगा. यही तो शुरू से बात हो रही है. यही शुरू से डेरिवेशन जिस दिन किए थे, यहीं से तो ये चीज तो आई ही थी ना. या तो करके देख लें, डिफरेंशिएशन इसका करके देख ले, इतना आ जाएगा. माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है एक्सेलरेशन. ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों भी याद करना होगा. इसके अलावा ये तो है जनरल इक्वेशन, उसके अलावा वेलोसिटी का वेरिएशन और एक्सेलरेशन का वेरिएशन. अब इसमें भी देखो क्या क्या बातें हैं. एक तो x का जो साइन होगा उसका उल्टा है एक्सेलरेशन का साइन. मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है. तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का उल्टा एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा. नहीं, मीन पोजीशन से जिधर जाएगा उसका उल्टा एक्सेलरेशन होगा. मतलब कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है. एक बात. और दूसरा क्या, कैसे कैसे वैरी कर रहा है. इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा. मैग्नीट्यूड मॉड साइन अगर लगा दें दोनों तरफ, मॉड लगा दे तो साइन ठीक है उल्टा है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी तो ज्यादा होगा ना. मतलब कि जैसे जैसे पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जाता है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ता है. जब मीन पोजीशन पर होगा, मतलब जब x 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा. मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन सबसे कम है, 0 है. और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं एक्सेलरेशन बढ़ रहा है. कितना होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे? तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू कैपिटल ए पे पहुंच गए ना, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल ए. एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर. चलिए लिख दिया जाए. नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं इसके नीचे. लिखिए,
ऐसे लिखा जाए, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, अरे सॉरी ओरिजिन नहीं, मीन पोजीशन। अच्छा क्यों हम बदल दे रहे हैं, पहले ओरिजिन बोले फिर बोले कि नहीं ओरिजिन नहीं मीन पोजीशन, क्यों? इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं कि मीन पोजीशन ओरिजिन पर ही हो। जैसे अभी इक्वेशंस नहीं कर रहे थे तो कहीं पे मीन पोजीशन x इक्वल टू कहीं और था, नहीं x इक्वल टू c आया था नहीं मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन कहीं और भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ओरिजिन पे हो। तो चलिए वापस आते हैं, हम लोग कह रहे थे कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीजेज एज पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से दूर जाएंगे तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ता है ना। और लिखिए, एक्सेलरेशन इज जीरो एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो होता है। और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन इज ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल ए, है ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल ए, इतना होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन। तो हम लोग वेरिएशन सीखे वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। चलिए और आगे बात करते हैं। हम लोग इसका जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये कैसे वैरी कर रहे होंगे, इनके बारे में भी कुछ चीज़ें लिखा जाए, ठीक है। अब जैसे कि कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है मान लीजिए, है ना, ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये कोई स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, मास है, मान लो इधर करके छोड़ दें तो ऑसिलेट करेगा, एसएचएम करता है ये, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स kx होगा ना x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उल्टा, तो ये एसएचएम करता है। तो इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी वैरी कर रही होगी क्योंकि वेलोसिटी वैरी कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे इलोंगेशन वैरी करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी वैरी करेगी। तो इनका वेरिएशन कैसे कैसे हो रहा होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वो सीखने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम, है ना। एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कैसे कैसे है थोड़ा देखते हैं, चलिए। अच्छा एसएचएम हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें कह रहे हैं ना कि ऑसिलेट कर रहा है, x इक्वल टू ए तक जा रहा है, फिर x इक्वल टू माइनस ए तक जा रहा है, फिर जा रहा है आगे फिर पीछे। तो अच्छा बार बार अगर वहां तक जाके लौट रहा है तो इसका मतलब एनर्जी तो कांस्टेंट होनी चाहिए, एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए। अगर एनर्जी लॉस हो रही होती तो धीरे धीरे करके फिर रुक जाता। तो ये तो नहीं बात कर रहे हम लोग, आइडियल केसेस ले रहे हैं, फ्रिक्शन वगैरह कहीं है ही नहीं, तो एनर्जी लॉस तो हो नहीं रही है, तो एनर्जी कांस्टेंट होती है। सबसे पहला चीज़ तो ये जानिए कि जो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं उसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रही है ना, एनर्जी कांस्टेंट है। लिख दिया जाए नोट करके, इन एसएचएम टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जहां आगे जाने पर अगर काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो जरूर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, तब ना टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी का लॉस नहीं है अगर तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए, है ना। चलिए अच्छा देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुकता है कोई चीज, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी अगर कोई चीज रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया। इसका मतलब उस समय उसका टोटल एनर्जी पूरा का पूरा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होना चाहिए। सही बात है ना। एक तो ये बात है कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो पूरा का पूरा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही होगा। अच्छा और बात सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट बात होती है, जैसा हम लोग वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में सीखते थे कि रेफरेंस लेवल कहां पर है उस पर डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है ना। कोई कहे कि मीन पोजीशन पे जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पर क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। ये जरूर है कि मिनिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी। जहां काइनेटिक मैक्सिमम हुआ वहां पोटेंशियल मिनिमम,
जहां काइनेटिक जीरो हुआ, मिनिमम हुआ, वहां पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि समेशन इन दोनों का सम कांस्टेंट है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल सम कांस्टेंट है, तो एक चीज मैक्सिमम तो दूसरा मिनिमम। हाँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मीन पोजीशन पर सिंस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जीरो नहीं कह सकते, ये कहेंगे कि मिनिमम हो जाएगी, जीरो हो जरूरी नहीं। क्योंकि जीरो कहाँ पर होता है? रेफरेंस लेवल पर, और रेफरेंस लेवल कहाँ लिया जाए वो तो अलग अलग केस में अलग अलग होता है। अब जैसे मान लो कोई स्प्रिंग से ब्लॉक हैंग कर दें छत से और उसको छोड़ दें ऐसे करके, तो वो ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या मीन पोजीशन पर जब पहुंचेगा जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पे क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जरूरी है? हम कह रहे हैं रेफरेंस लेवल हम बहुत नीचे लिए थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस, तो कहाँ जीरो हुआ? mgh तो कुछ आ जाएगा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो जरूरी नहीं है। तो दो केसेस हो गए, एक वो केसेस जहां पे मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता हो, और एक वो केसेस जहां पे मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ना होता हो। उन दोनों केस में एनर्जी का वेरिएशन हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखिए कैसे, पहला सीखने जा रहे हैं, इफ u इक्वल टू जीरो एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर u मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है, उस केस में सब एनर्जी लिखने जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये बताओ, अगर ऐसा है तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी अच्छा कितना होगा? मीन पोजीशन पे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सीखे थे कि स्पीड होता है a ओमेगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m a ओमेगा का स्क्वायर, है ना। मीन पोजीशन पर यहां लिख दे एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इतना होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ये तो लिखा है जीरो, तो टोटल एनर्जी कितना हुआ मीन पोजीशन पे? दोनों का समेशन, मतलब कितना? हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको अंदर लेगा स्क्वायर को, है ना, ऐसे लिख दिया। अच्छा, मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी इतना है अगर, तो हर जगह इतना ही होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, नोट लिखे अभी थोड़ी देर पहले, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, तो हर जगह इतना ही होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो जनरल किसी पोजीशन पे लिखें, एट एनी जनरल पोजीशन टोटल एनर्जी तो इतना ही, हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ m v स्क्वायर। स्पीड कैसे वेरी करता है? x के साथ लिखे थे ना हम लोग, लिख देते हैं हाफ m, और स्पीड लिखे थे ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जनरल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इतना होगा। पोटेंशियल तब कितना होगा? पोटेंशियल ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का समेशन इसके बराबर हो जाए, टोटल के बराबर हो जाए। तो क्या करें, टोटल में से काइनेटिक घटा देते हैं तो पोटेंशियल आ जाएगा। टोटल में से इसको घटा रहे हैं तो देखो क्या मिला, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। तो किसी जनरल पोजीशन पर ये होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। कब? इफ u इज इक्वल टू जीरो एट मीन पोजीशन, है ना। अगर इनको प्लॉट किया जाए ग्राफ में तो देखो कैसा दिखता है ये। अगर हम एनर्जी और x, एनर्जी वर्सेस x प्लॉट कर रहे हैं तो देखो पोटेंशियल एनर्जी तो सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर, पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला बनाना है, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, है ना, u का ग्राफ ऐसा। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखो कैसा है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये सब अंदर ले जाए तो सम कांस्टेंट माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब नीचे की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला। और एक्सट्रीम पोजीशन मान लो यहां पर है, मान लो यहां तक का ग्राफ बनाना है, ये माइनस a है, ये प्लस a है, x का वैल्यू। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो भी होना चाहिए, और ऐसा ग्राफ नीचे की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला और एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो, है ना। टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, इनफैक्ट मीन पोजीशन पर जितना काइनेटिक एनर्जी है वही टोटल एनर्जी है, तो इतना ही होना चाहिए। टोटल एनर्जी का ग्राफ इस तरह का होगा,
ये टोटल एनर्जी का ग्राफ हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, और ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इधर से हटा लेना। ये तीनों ग्राफ हो गए, है ना। और कोई कहे कि ये पोजीशन कौन सा है जहां काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों बराबर हो रहे हैं, ये और ये, तो पता कर सकते हैं ना x की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए ये दोनों बराबर हो जाए। इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो आएगा x इक्वल टू a/√2 प्लस और माइनस a/√2, है ना। देखो तो इक्वेट करेंगे दोनों को तो ये चीज तो कट जाएगा, तो आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो x इक्वल टू प्लस और माइनस a/√2। तो ये a/√2 है और ये माइनस a/√2। तो जहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में बराबर होते हैं, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, चलिए और करते हैं। दूसरा केस भी देख लेते हैं जहां पर मीन पर पोटेंशियल एनर्जी, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ना होता हो। चलिए दूसरा केस, इफ u is equal to some u naught at mean position, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, कुछ है इतना। तो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वो तो होता ही हाफ m और a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। a ओमेगा होता है स्पीड मीन पोजीशन पर, a ओमेगा का स्क्वायर, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब काइनेटिक कितना है, पोटेंशियल इतना है, तो टोटल कितना हो गया मीन पोजीशन पे, सम कर दें, u नॉट प्लस हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पर जितना है हर जगह उतना ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट होना है ना, एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। तो लिख रहे एट एनी जनरल पोजीशन, किसी जनरल पोजीशन पर टोटल एनर्जी तो यही हो गया u नॉट प्लस हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, तो स्पीड का फंक्शन हमको पता है, हाफ m v स्क्वायर कर देते हैं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्पीड अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे ना, ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो काइनेटिक हो गया। पोटेंशियल जनरल पोजीशन पर कितना होगा, इसमें से इसको घटा दें, टोटल में से काइनेटिक को घटा दें, तो आएगा u नॉट प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जनरल पोजीशन पर ये होता है काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी। अब ग्राफ अगर इसका बनाए तो देखो कैसा बनेगा। देखो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन वही है जो मीन पोजीशन पर जब u जीरो लिए थे केस 1, उसमें काइनेटिक एनर्जी का जो फंक्शन था, अभी भी देखो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन वही है। तो काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ वही रहेगा जो पहले बनाए थे, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, है ना। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बदल गया। पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में जब केस 1 पढ़ रहे थे तो केवल इतना था, केस 2 में अब u नॉट भी है, मतलब पूरे जो ग्राफ बनाए थे उसमें प्लस u नॉट कर देना है, हर पॉइंट को u नॉट ऊपर उठा देना है। तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा, हम फिर से बना दे रहे हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हम पहले बना दे रहे हैं वैसा ही जैसा पहले बनाए थे। मान लो यहां तक ऐसा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ऐसा एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं एक्स के फंक्शन में। पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में ऐसा बनाए थे पहले, लेकिन अब सब सारे पॉइंट्स u नॉट ऊपर उठ गए, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, है ना। देखो ये टच नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये इतना जो है u नॉट है, ये तो u नॉट ऊपर उठा दिए पूरे ग्राफ को। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। टोटल एनर्जी का ग्राफ में भी पहले केवल इतना था और अब प्लस u नॉट हो गया, तो वो भी u नॉट ऊपर उठ जाएगा। तो टोटल एनर्जी का ग्राफ देखो ऐसा होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक जीरो है, तो जितना पोटेंशियल है वही टोटल है, तो ये टोटल, ये पोटेंशियल, ये काइनेटिक।
ये तीनों ग्राफ ऐसे दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये ग्राफ भी जरूर दोनों बना लीजिएगा, दोनों केसेस में कैसा कैसा दिखता है ये जानना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए अच्छा, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब सीखा जाएगा। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं।